नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को और विस्तार से देखेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विचारों के बारे और उसकी पीछे जो थ्योरी है, हिस्टोरियंस की थ्योरी है, उनको हमने डिटेल में देखा। हमने ये समझने की कोशिश की थी, किस तरह के विचार इतिहासकारों में है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। आज वाली इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को और डिटेल से देखेंगे, उसके स्थानों को डिटेल से देखेंगे। भारत में कौन से स्थान हैं, उन स्थानों को देखेंगे। भारत के बाहर के स्थान कौन से हैं, मुख्यतः पाकिस्तान के कौन से स्थान हैं, वो स्थान देखेंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं बार-बार एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से भी हम टॉपिक को देखेंगे। इस वाले वीडियो से पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो वैचारिक पक्ष वाला वीडियो है, उसको भी देखने की आवश्यकता है, ताकि आप सही से समझ पाएँ, किस विचारधारा के साथ अभी तक इस सभ्यता के विषय में काम किया गया है, या इस सभ्यता को किस विचारधारा के साथ अभी तक ढूँढा गया है। नई विचारधाराएँ क्या हैं? और नई खोजें क्या हो। सबसे पहले इस सभ्यता के नाम को लेके कन्फ्यूजन कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहें, सिंधु सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले इसकी असली पहचान क्या है, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद इसके स्थलों को जानना ज़रूरी है। उन स्थलों से हमको मिलता क्या है, वो जानना ज़रूरी है। ये वाला वीडियो प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को लेकर जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे, वो कहीं न कहीं इस वीडियो से ज़रूर कवर होगा। इसको आप पूरा देखिएगा और कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं, जिनका आपको रिकॉर्ड रखना होगा अपने पास। मतलब आप उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, कि भविष्य में आप उसको इस्तेमाल कर पाएँ और उन टॉपिक्स को आपको बार-बार रिवाइज़ भी करना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि इस सभ्यता के अलग-अलग नाम क्यों हैं और उन अलग-अलग नामों का कारण क्यों? एक तो इसका नाम मिलता है आपको हड़प्पा सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम मिलता है? क्योंकि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से ही की खोज हुई थी। तो इस सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से खोजा गया था कब? 1921 में। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन जब हमने देखा कि ये सभ्यता सिर्फ हड़प्पा में ही नहीं है, इसके और बहुत सारे स्थान भी हैं। इसको क्या नाम हुआ? सिंधु सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी के तट पे था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया था? ये सिंधु सभ्यता है। आप ये नाम याद रखेंगे, जॉन मार्शल। अगला नाम मिलता है जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता। इस अनुमान के साथ ये जो स्थल है, वो सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित। इसको क्या नाम दे दिया गया? सिंधु घाटी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ पहली बार खोजा गया। सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये मान लिया गया कि सिंधु नदी क्षेत्र से ओरिजिनेटेड ये सभ्यता है जो अन्य स्थानों पे मिलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये माना गया कि सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में फैला है। एक नाम आपको और मिलेगा जिसको बोलते हैं सिंधु सरस्वती, क्योंकि ये भी माना जाता है कि ये सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में फैली सभ्यता है। इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करें कि ये कब से कब तक है, तो इस पे अलग-अलग मत है। एक मत है जॉन मार्शल का। ये कहते हैं कि 3250 से 2750 तक का काल है। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि 2820 से 2500 ईसा पूर्व का काल है। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं ये 2700 से लेके 2500 ईसा पूर्व का काल है। टी.जे. गैड कहते हैं ये 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व का काल है। और फेयर सर्विस कहते हैं कि 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व का काल है। तो हड़प्पा सभ्यता को अलग-अलग कालखंडों में ये लोग देख रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक मोटा-मोटा देख लेते हैं टाइम फ्रेम, तो हमको हड़प्पा सभ्यता कहीं न कहीं 3200 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब इसके हम चरणों को देखेंगे, तो हमको ये 1300 ईसा पूर्व के आस-पास तक भी दिखेगा। तो हम अगर कहें हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक है, तो जो ओवरऑल थ्योरी निकल के आती है, ये 3200 ईसा पूर्व से पुरानी नहीं हो सकती है लगभग अभी तक की खोजों से, और ये 1300 ईसा पूर्व के बाद इसका अस्तित्व नहीं रहा होगा, या उसके बाद ये सभ्यता समाप्त हो गई। ये 2 विचार आप ओवरऑल जो इसका टाइम फ्रेम हो गया वो क्या हो गया? 3200 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व। अब इस संस्कृति के चरण, मतलब एक बार में ही ये संस्कृति डेवलप नहीं हो गई, कई चरणों में ये संस्कृति डेवलप हुई। तो इसका आरंभिक चरण या इसका जो पहला चरण है, वो आपका कब से कब तक है? 3200 से 2600 ईसा पूर्व। जो इसका परिपक्व चरण है, मतलब यहाँ सभ्यता क्या हुई? प्रारंभ हुई और यहाँ सभ्यता अपने मैच्योरिटी पे, परिपक्व अवस्था पे पहुँच गई। और इसका काल कब है? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। और जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बाद
डिक्लाइनिंग हड़प्पा सभ्यता आपकी कह सकते हैं इसको, वो कब है? 1900 से लेके 1300 अब देखिए, ये कैसे होता है, एक बार कोई सभ्यता स्टार्ट होती है, उस सभ्यता में डेवलपमेंट होता है, वो अपने मैच्योरिटी लेवल पर फिर धीरे-धीरे उस सभ्यता में क्या डिक्लाइनिंग फेज़ आता है, वो सभ्यता डिक्लाइन कर जाती है। तो कुछ इसी तरह की थ्योरी आपकी हड़प्पा सभ्यता में भी लागू हो रही है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें तो एक तो ये त्रिभुजाकार अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, इस सभ्यता का आकार कैसा है? आप ये बताएँगे कि ये त्रिभुजाकार है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है इसका। इसमें 3 तरह के नगर मिलेंगे आपको। एक आपको केंद्रीय नगर मिलेगा, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आएगा और धौलावीर को भी इस श्रेणी में या दूसरा आपका तटीय नगर आएँगे और पत्तन क्षेत्र आएँगे। इसमें आपको देखेंगे आप लोथल मिलेगा कहीं और फिर कुछ अन्य नगर और कस्बे आपको तो नगरों का वर्गीकरण किया गया है, वो 3 भागों में किया गया है। कुछ आपको केंद्रीय नगर मिलेंगे, मतलब ये केंद्र में रहेंगे और यहीं से सभ्यता फैलेगी कहीं न कहीं अन्य स्थलों पे। जो सिंधु सभ्यता है, उसके निर्माता पे विभिन्न मत हैं। मतलब इस सभ्यता को बनाया किसने? उसपे लोगों के अलग-अलग मत हैं। जो पहला मत है, वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी का है। ये कहते हैं कि इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया है। मतलब जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि एक तो आर्य भारत के नहीं है। इन लोगों ने क्या किया आक्रमण किया और जो यहाँ के लोकल लोग उनको बंधक बनाया, उनको जीता और उनके क्षेत्रों पे अधिकार करके एक सभ्यता विकसित की। उसको हम आज जान रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम। ये थ्योरी है कि आर्यों के आक्रमण के बाद हड़प्पा सभ्यता बसी है। इसके अलग-अलग आपको विरोधाभास मिलेंगे। लेकिन जो थ्योरी है मैं उसका पार्ट आपको दूसरा आपका कार्डन चाइल्ड का है। ये कहते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता का विस्तार है। विसरणवादी सिद्धांत को ये कहीं न कहीं फैला रहे हैं। राखाल दास बनर्जी का जो सिद्धांत है, वो कहते हैं कि द्रविड़ मतलब द्रविडियन सभ्यता का ही ये पार्ट है और वही डेवलप होके इस क्षेत्र में आई है। व्हीलर का जो तर्क वो मानते हैं कि ये दस्यु और दास है। मतलब जो यहीं के लोकल लोग थे, उन्हीं लोगों की बसाई ये सभ्यता थी और उन्हीं लोगों ने ये सभ्यता डेवलप की। तो देखिए पहली थ्योरी क्या कह रही है कि बाहर से कुछ लोग आए, दूसरी थ्योरी क्या कह रही है कि बाहर से लोग नहीं आए लेकिन उनकी विचारों का प्रभाव है। राखाल दास बनर्जी क्या कह रहे हैं कि ये दक्षिण से आए लोगों का प्रभाव है, भारत के ही अंदर। व्हीलर जी का क्या विचार है कि नहीं ये स्थानीय लोग हैं और उन्हीं की अपनी सभ्यता है। अलग-अलग विचार हैं। इस सभ्यता के उद्भव से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। जैसे आपको कहते हैं कि एक तो अब ये भारतीय भूमि की इसके समर्थक कौन है? जॉन मार्शल और दूसरा जो आपका विचार है वो सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत है। जिसके बारे में कहते हैं ईजीएम मैके ये कहते हैं कि सुमेरियन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को यहाँ फैलाया। इसके अलावा डीएच गार्डन, एसएन क्रेमर, मार्टिमर व्हीलर इन सारे लोगों ने कहीं न कहीं ये कहा है, ये विसरण सिद्धांत पे आधारित सभ्यता है। मतलब कहीं और से विचारों का विसरण हुआ है और उसके तहत इस सभ्यता का विकास हुआ। ये स्थानीय सभ्यता नहीं है। मतलब सेल्फ डेवलप सिविलाइजेशन नहीं है। खुद से इस सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। जबकि जॉन मार्शल कहते हैं, ये भारतीय भूमि की ही सभ्यता है। मतलब यहीं से ओरिजिनेट हुई और यहीं पे इसका विकास मार्टिमर व्हीलर है। ये कहते हैं कि लोगों का विसरण नहीं हुआ है, बल्कि विचारों का विसरण हुआ है। मतलब आइडियोलॉजी ट्रांसफर हुई है, लोग ट्रांसफर ये स्थानीय सभ्यता नहीं है, लोग इसके स्थानीय हैं, लेकिन इसके जो विचार हैं, वो क्या है? बाहरी है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो आप ये नाम याद रखिएगा, स्टुअर्ट विकट ने। प्रीलिम्स में ये आपसे कई बार पूछा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में ही कुछ हम नाम और देख लेते हैं। एक नाम आपका है बीएफ लिवी ने। इनके द्वारा ही C14 पद्धति खोजी गई थी। इस C14 पद्धति आज भी आप देखेंगे आयु निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुरातात्विक चीजें हैं, उनकी आयु पता करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और सिंधु सभ्यता के विषय में कहा जाता है कि ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये बात आप देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके जो पुरास्थल है, उसकी हमने सीमा निर्धारण की थी। तो आप इस वाले पॉइंट्स को बहुत ध्यान से नोट करें कि पश्चिम में इसकी सीमा कहाँ बन रही थी? सूतकांगे डोर और ये सूतकांगे डोर कहाँ है? कास्क नदी के तट पे स्थित है। तो आप एक ऐसा छोटा-सा चार्ट बना लीजिए, पश्चिम सीमा क्या है, पूर्व सीमा क्या है, स्थल का नाम क्या है और नदी कौन है? इससे आपको बहुत आसानी हो ठीक। तो पश्चिम में दास्क नदी के किनारे सूतकांगे डोर और ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। पूरब में आप देखेंगे हिंडन नदी के किनारे है। कौन-सा स्थल? आलमगीरपुर। और उत्तर में फिर आप देखेंगे चिनाब नदी तट पे स्थित है कौन-सा? मांडा, को मांदा भी कहते हैं और मांडा भी कहते हैं। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में आप देखेंगे गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद।
ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र। तो एक तो आप नदी याद रखेंगे, कौन-सी नदी है। फिर आप क्षेत्र याद रखेंगे कि कौन-सा क्षेत्र। ये वो स्थल है जो सीमा निर्धारण कर रहे हैं किसकी? इस सभ्यता की। पश्चिम में सीमा कांगेडोर, पूर्व में सीमा आलमगीरपुर, उत्तर में सीमा मांदा और दक्षिण में सीमा दाइमाबाद। इसको दाइमाबाद भी आपको मिल सकता है। सभ्यता के नगरों की संख्या कितनों को दी गई है? कहीं-कहीं आपको ये 7 मिलेंगे। 6 या 7 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो नाम होंगे 6 तो परमानेंट होंगे, 7वें नाम को लेके डाउट होता है, तो उसी की वजह से बार-बार फ्लक्चुएशन आता है इसमें। तो मोटा-मोटा आप समझिए 6 या 7 नगर हैं, जिनको नगरों की संख्या दी गई है। एक आपका मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा है, फिर आपका हड़प्पा मिलता है, गढ़वारी वाला मिलता है आपको और इसको गनेरी वाला भी कहते हैं, ठीक? फिर आपको राखीगढ़ी मिलेगा। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा देखिए मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। लेकिन जो आपका राखीगढ़ी स्थल है वो कहाँ है? भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। तो आपसे पूछा जाए जबकि सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? तो मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? तो राखीगढ़ी है। फिर आप देखेंगे धौलावीरा को धौलावीरा भी कहेंगे और इस धौलावीरा में ही आपको जो स्थल मिलेगा उसको पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया। तब हड़प्पा सभ्यता का कोई ऐसा स्थल जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया सबसे पहली बार, वो कौन-सा आपका है? धौलावीरा या धौरावीरा। फिर आप देखेंगे एक स्थल है कालीबंगन और इस कालीबंगन से आपको क्या मिलेंगी? चूड़ियाँ मिलेंगी। ये भी हम देखेंगे अभी। तो ये वो स्थल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। टिम शेफर का जो विचार है, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कि एक क्रम के रूप में इस सभ्यता का विकास हुआ है। और हमको ये देखना होगा कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता है वो क्षेत्रीकरण का काल, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता आपका एकीकरण का काल और जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है वो आपका स्थानीयकरण का काल है। ये हमने पीछे भी देखा था। अमलाराम घोष का विचार हमने देखा था। इन्होंने सोठी संस्कृति पे बहुत फोकस किया था और जो सोठी संस्कृति है उसकी जो समानताएँ हैं उसको स्थापित करने की कोशिश की थी। जैसे आपका झाबे और बेटा को लेके इन्होंने बताया था कि ये सोठी संस्कृति से मिलती-जुलती सभ्यता है। कालीबंगा, कोटदीजी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पहले के स्थल हैं, पूर्व के स्थल हैं, उनके बारे में कहा था कि छोटी संस्कृति से ही कहीं न कहीं कनेक्टेड है। कालीबंगा और कोटदीजी के जो नगरीय स्तर हैं, उनको भी ये लिंक करते हैं किससे? छोटी सभ्यता। तो अमलानंद घोष का विचार आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इन्होंने छोटी सभ्यता से कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश की थी इस सभ्यता को। इनके विचारों की आलोचना भी होती है बाद में और खारिज कर दिए जाते हैं इनके विचार कहीं न कहीं। इसमें कहते हैं कि इन्होंने समानताओं को तो ढूँढा, मिश्रण वाले सिद्धांत की समस्या है। समानताओं को तो ढूँढते हैं, पर भिन्नताओं को क्या करते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। जो स्थानीय विशेषता होती है, उसको छोड़ देते हैं और यही दिक्कत आएगी आपको कमलानंद घोष के भी विचारों में। हमने ये चीज़ बार-बार देखी है। किसी सभ्यता के लिए सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मृदभांड और हड़प्पा के मृदभांडों पे आप खास नज़र रखेंगे। कि मृदभांडों पे जो कलाकारी आपको मिलेगी, पे आप खास नज़र रखेंगे। इस तरह से परिवर्तन होगा मृदभांडों में, वो भी आप बार-बार देखेंगे और उसी के आधार पे इतिहास की एक टाइमलाइन बनाई जाती है कि किस टाइमलाइन पे किस तरह के मृदभांड इस्तेमाल हो रहे हैं और इतिहास का अध्ययन उन्हीं आधारों पे किया जाता है। मृदभांड एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इतिहास के अध्ययन। हमने पिछली वीडियो में भी इसको देखा था लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो अंतर है बेसिक आपको क्या मिलता है मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में। लिपि का अंतर, कांस्य का उपयोग, आवासीय योजना का अंतर और जल निकासी व्यवस्था है, उसमें आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जो उसके प्रमुख स्थल है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? मतलब करंट टाइम में वो स्थल कहाँ है? अगर हम उसको जानना चाहें, तो इसके जो अधिकांश स्थल हैं, वो देखिए पाकिस्तान में चले गए विभाजन के बाद। क्योंकि आप देख रहे हैं जो प्रमुख स्थल है वो सिंधु नदी के क्षेत्र पे, तो वो सारे स्थल कहाँ चले गए? पाकिस्तान में, बँटवारे के बाद। इसके जो कोटला निहंग कहाँ है? रोपड़ में स्थित है और जो रंगपुर मादर है, इसका जो कोटला निहंग कहाँ है? जो सतलज नदी के किनारे पे स्थित है और रंगपुर मादर नदी के किनारे पे स्थित है। ये दोनों स्थल भारतीय सीमा में है। रोपड़ के ज़्यादातर स्थल कहाँ चले गए हैं? पंजाब क्षेत्र में और वो भी पाकिस्तान वाले पंजाब क्षेत्र में। लेकिन इसका जो कोटला निहंग कहाँ है, वो कहाँ है? भारतीय क्षेत्र में अभी भी। काठियावाड़ में एक आपको एक क्षेत्र मिल रहा है कौन-सा? रंगपुर, जो आपका मादर नदी के किनारे है। ये 2 क्षेत्र भारतीय सेवा में आपको मिलेंगे। अगर हम हड़प्पा के उद्भव की पृष्ठभूमि वाले स्थलों को देखें, तो जहाँ से हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई है, उन स्थलों को देखें तो आपको कोटदीजी मिलेगा, आमरी मिलेगा, कालीबंगा मिलेगा, गणेश्वर स्थल मिलेंगे और बनावली मिलेगा। इन स्थानों को हम मैप में भी देखेंगे और बाद में इनको और डिटेल से भी देखेंगे कि क्या-क्या खासियत मिलती है इन स्थानों मैप में भी आप इन स्थानों को देखते चलिएगा। एक आपका क्षेत्र हो गया कालीबंगा, यहाँ देखिए आप आपका हड़प्पा है, कोटदीजी देखिए, धौलावीरा, तुर्कोतदा आदि नामक स्थल है। ये एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं गया है,
लेकिन ये भी इम्पोर्टेंस है और करंट डेट में इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा और बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे नई खोजें भी हो रही हैं। पादरी आप ध्यान रखिएगा, लोथल आप ध्यान रखिएगा कि एक तो ये तटीय क्षेत्र है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बंदरगाह जैसी व्यवस्था मिलेगी, यहाँ से व्यापार की व्यवस्था आपको मिलेगी। इस तरह जब आप मैप में देखा करिए ना, तो वो स्थल देखिए, उनके आस-पास की जो नदियाँ हैं, उनको देखिए। उसके अलावा फिर आप देखिए कि किस राज्य में है, आस-पास के क्षेत्र कौन-से हैं। आप एक बार देखते रहेंगे तो धीरे-धीरे आपको याद हो जाएगा। हमने जिन क्षेत्रों की बात की, जिसमें ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ चले गए? पंजाब वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। उसमें आप देखेंगे कौन-सा आपका एक तो आपको मोहनजोदड़ो ही हो गया खुद से, ठीक? फिर आपका डाबरकोट, जदेरी जोदड़ो है और आप जो देख पा रहे हैं कि जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी के पश्चिम का पूरा-पूरा एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो देखिए कहाँ है? पाकिस्तान में। आमरी आपका स्थल है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये सारे मेन स्थल जो थे, वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे। भारत के स्थल भी आप देख लेंगे, तो सिंधु नदी के किनारे आपको खूब सारे स्थल मिलेंगे और इनकी अपनी इम्पोर्टेंस। दूसरा आप देखेंगे, कि जो आपका घग्गर-हाकरा नदी का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको खूब सारे स्थल मिलेंगे। इसमें कालीबंगा सबसे फेमस है, बनावली बहुत फेमस, जो आपको इस नदी तंत्र के आस-पास का क्षेत्र में मिलेंगे। सबसे पूर्वी भाग की हमने बात की थी, आपको आलमगीरपुर, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह अलग-अलग क्षेत्रों में ये सभ्यता फैली हुई है और उन क्षेत्रों को हम देखते रहेंगे। अब हम कुछ ऐसे स्थलों को देख लेते हैं, जिनसे बार-बार क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम्स में बार-बार उनसे पूछा जाता है। अगर हम देखें लोथल और तुदकोददा, तो यहाँ पे जो आपको दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, वो क्या है? बंदरगाह। जब आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह आपको कहाँ मिलता है, तो आप क्या याद रखेंगे? लोथल और तुदकोददा, दोनों जगह। लोथल वैसे कई बार पूछा गया है। एक संभावना बन सकती है कि तुदकोददा आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये अभी नहीं पूछा गया है या बहुत कम बार पूछा गया है। लेकिन लोथल तो बराबर पूछा गया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है? लोथल है, लेकिन इसकी संभावना इसलिए बन जाती है कि इसको पूछा नहीं गया है। कालीबंगन अगर आप देख लेंगे, कालीबंगन में जुते हुए खेत, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि कालीबंगन सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए होगा? कि यहाँ जुते हुए खेत मिलेंगे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि आपको लोहा नहीं मिलेगा, बल्कि ये जुते हुए खेत आपको कहीं न कहीं लकड़ी के हल से मिले और किस जानवर से इन हलों को चलाया गया है, उसका साक्ष्य भी कुछ ठीक-ठाक नहीं मिलता हमको। देखिए, जुते हुए खेत मिलते हैं, ये प्रमाणित है। जुते हुए खेत कहाँ मिल रहे हैं आपको? कालीबंगन में। कालीबंगन और लोथल स्थल, ये 2 स्थल आप देखेंगे, इनमें आपको क्या मिलेगा? अग्नि। अब यहीं आप कन्फ्यूज़ होंगे। लोथल में देखिए एक जगह आपको बंदरगाह दिखा गया है, फिर यहाँ लोथल में आ जाएँगे आपको अग्निकुंड मिल रहा है। यहाँ कालीबंगन में आपसे कहा गया जुते हुए खेत है। तो यहाँ कालीबंगन में फिर आपसे क्या कहा गया? अग्निकुंड। तो आप ऐसे कनेक्ट करके देखिए कि बंदरगाह कहाँ-कहाँ मिलेगा? लोथल और सुतकोददा में। जुते हुए खेत कहाँ मिलेंगे? कालीबंगन में। अग्निकुंड आपको कहाँ मिलेगा? कालीबंगन और लोथल दोनों जगहों और थोड़ा-सा इसको कनेक्ट करके भी पढ़िएगा। देखिए, लोग जो पूजा परंपरा है, वो कहाँ करेंगे? जहाँ के लोग थोड़ा-सा धनी होंगे, जिनके पास संसाधन होंगे। जहाँ लोगों के पास खेत होंगे, जहाँ लोगों के पास बंदरगाह होंगे, जहाँ लोग व्यवसायी होंगे, जहाँ लोग कृषक होंगे, उनके पास खाद्य उत्पाद होगा, वही लोग पूजा-पाठ जैसी व्यवस्था करेंगे। अग्निकुंड आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ से आपको खेत मिले, जहाँ से आपको बंदरगाह मिले, वहीं से क्या मिलेगा? अग्निकुंड। कुछ इस तरह कनेक्ट करके आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अगला स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो आपको मिलेगा, एक तो पशुपति और दूसरा नर्तकी। इन दोनों की जो कांसे की मूर्ति है, ये हमको कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो से। तो जो नर्तकी वाली मूर्ति है, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पशुपति मूर्ति के विषय में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों आपको कहाँ से मिल रही हैं? मोहनजोदड़ो से। फिर अगर हम देखें लोथल और चंदहुदड़ो को, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? मनके बनाने के कारखाने। अब देखिए लोथल स्थल ही है, जहाँ से आपको बंदरगाह भी मिल रहा था। यही वो स्थल है, जहाँ से आपको अग्निकुंड भी मिल रहा है। यही स्थल वो है, जहाँ से आपको मनके बनाने का कारखाना भी मिल रहा है। तो ये स्थल एक तो आपका बंदरगाह हो गया, दूसरा आपका व्यावसायिक स्थल भी है, यहाँ व्यापार भी खूब होगा। अगला स्थल जो आपका है लोथल और रंगपुर, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? चावल के साथ। व्यापार का साक्ष्य आपको कहाँ से मिल रहा था? लोथल से और चावल के साक्ष्य भी कहाँ से मिल रहे हैं? लोथल से ही। एक स्थल इसमें और ऐड हो गया कौन-सा? रंगपुर। रंगपुर से भी मिलेगा क्या आपको? चावल का साक्ष्य। तो आप कनेक्ट कर के पढ़िए, तभी आपको याद होगा और एक स्थान को लिंक करिए दूसरे स्थान से, आसानी होगी आपको याद करने में। फिर आप देखेंगे जो आपका सुरकोत्ता है, कालीबंगन है और लोथ, इनसे क्या मिलता है? घोड़े के अस्थि-पंजर। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि लोथल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए कहा था क्योंकि इस स्थान से आपको बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे और क्वेश्चन भी यहाँ से आपको खूब सारे पूछे जाएँगे। अगर हम ये देख लें, एक नाम हमको मिलता है मेलुहा, इस नाम को याद रखिएगा।
क्योंकि ये नाम जो इस्तेमाल होता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो मेलुहा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है? सिंधु के लिए। और ये आपको मिलता कहाँ है? मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया है, वो मेलुहा है। इसीलिए इसको कभी-कभी आपको मेलुहा सभ्यता के नाम से भी मिलेगा। तो सिंधु का जो दूसरा नाम है, वो आप ध्यान रखें। अब हम एक चार्ट में इसके सारे स्थलों को एक साथ देख लेते हैं। किसने कब खोजा, किस नदी के किनारे है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक चार्ट में मिल जाएगा। इसको आप लगातार रिवीजन करेंगे, तब जाके आपको ये स्थल याद होंगे और यहाँ से आप ये मान के चलिए जब भी सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, उसमें 30 टू 40% चांस है कि सिर्फ एक स्लाइड से ही वो क्वेश्चन्स आएँगे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये 30 से 40% क्वेश्चन सिर्फ आपको एक स्लाइड में मिलेंगे। प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो इसका सबसे पहला स्थल है, हड़प्पा, वो कहाँ पे? रावी नदी के किनारे पे, ठीक? 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। बाद में इस पे जाएँगे कौन? माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। लेकिन आप जो नाम याद रखेंगे, पहला वाला याद रखेंगे किसने ढूँढा था और ये है कहाँ? पंजाब प्रांत में और उसका भी अगर कोई जिला भी पूछे आपसे, तो आप बताएँगे साहिवाल या मांटगुमरी जिला है। दूसरा स्थल आपका है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको हड़प्पा से सिंधु नदी ध्यान में आएगा कई बार, वहीं आप गलत हो। आप ये ध्यान रखिए हड़प्पा कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे नहीं है। ये ज़रूरी है ज़्यादा याद रखना क्योंकि हड़प्पा से आप सिंधु कनेक्ट करके टिक कर ले जाएँगे। तो रावी याद करने से ज़्यादा ज़रूरी ये याद करिए कि हड़प्पा सिंधु के किनारे नहीं है। जब आप ये याद कर ले जाएँगे, आप दूसरे ऑप्शन पे जाएँगे कि रावी के किनारे और तब संभावना है ज़्यादा सही टिक कर पाएँगे। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। वो कब खोजा गया? 1922 में और इसका जो खोज करता है उसका नाम क्या है? राखालदास बनर्जी। तो कांगेडोर ये कहाँ है? दाश्क नदी के किनारे 1927 में खोजा गया और आर.एल. टाइन ने इसको खोजा था। चंदुदुड़ो ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे 1931 मैके ने इसको खोजा था। उडदीजी सिंधु नदी के किनारे 1935 में ढूँढा गया। हुर्रिये और फजल अहमद ने इसको खोजा था। कालीबंगन याद रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे है और अमलानंद घोष ने इसको ढूँढा था कब? 1951 में। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिनको भारतीय लोगों ने वो स्थल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिनको विदेशी लोगों ने ढूँढा है, वो स्थल थोड़ा-सा कम पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के प्रेफ़रेंस में मैं बता रहा हूँ कि किन नामों को ज़्यादा पूछा जाता है। तो हड़प्पा आप याद रखेंगे दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो याद रखेंगे राखालदास बनर्जी, कालीबंगन याद रखेंगे अमलानंद। अगर हम देख लीजिए आलमगीरपुर, जो आपका हिंडन नदी के किनारे है। ये किसने ढूँढा था? यज्ञदत्त शर्मा ने। रंगपुर आप देखेंगे मादर नदी के किनारे है और इसको किसने ढूँढा था? माधव स्वरूप वत्स ने। इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? वो भी आप देखते चलिएगा। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, मेरठ जिला। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। लोथल फिर आप देखेंगे भुगुआ नदी के किनारे है। ठीक? लोथल के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि आपको भुगुआ नदी के किनारे पे है। ऐसे आपको कहीं न कहीं साबरमती आस-पास दिख रही थी। लेकिन जब एग्ज़ैक्ट पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे है, तो आप क्या नाम लेंगे? भभुआ नदी, अहमदाबाद जिले में है और इसको किसने ढूँढा था? रंगनाथ राव ने। जब हम देखेंगे देसलपुर, ये आपकी माराई नदी के किनारे पे है। इसको किसने ढूँढा था? ये भी सौंदरराजन ने ढूँढा। तूतकोड़रा आप देखेंगे, ये भी आपकी भभुआ नदी के किनारे पे है और इसको किसने ढूँढा था? जगतपति जोशी ने। बनमाली गंगोई नदी के किनारे पे है और इसको ढूँढा किसने है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। इसको किसने ढूँढा था? जेपी जोशी ने। तो ये वर्तमान में कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे कच्छ जिला है, गुजरात का वहाँ पे स्थित है और जेपी जोशी ने इसको ढूँढा है। काखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है और सूरजभान ने इसको ढूँढा था। जो आपका फुल्हाक है, ये सादिकौर नदी के किनारे है और इसको ढूँढा किसने है? जॉर्ज हिल्स ने। तो जो सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे, एक तो आप याद रखेंगे हड़प्पा के विषय में, दूसरा आप मोहनजोदड़ो के विषय में, तीसरा आप आगेडोर के विषय में, ठीक है? कालीबंगन के विषय में, आलमगीरपुर के विषय में, रोपड़ के विषय में, लोथल के विषय में, तैमाबाद के विषय में और धौलावीर के विषय में। आपको अगर सीक्वेंस में याद करना है या ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन है, उसको याद करना है, तो आप ये 9 स्थल को बहुत ध्यान रखिए। राखीगढ़ी भी इसमें जोड़ दीजिए, राखीगढ़ी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट 10वां स्थल। तो ये 10 स्थान
इनको बार-बार पूछा जाता है, ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। बाकी स्थानों को भी आप देख लेंगे। उससे क्या होगा जब आप एग्ज़ाम में एलिमिनेशन करने बैठेंगे ना, तो बहुत आसानी के साथ आप एलिमिनेट करके आंसर तक कुछ अगर हम क्षेत्र ले देख लें, कि क्षेत्र वाइज़ जो उसके पूरा स्थल है, वो कौन-कौन से जैसे अफ़गानिस्तान में आपको क्या मिल रहा है? हुंडी-गाकों, पोर्तुगई ये 2 स्थल है जो आपको कहाँ मिल रहे हैं? अफ़गानिस्तान में। आप ये कहिए इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ किस क्षेत्र में कौन से स्थल? दोनों तरह से पढ़ के हमको क्या करना है? एग्ज़ाम में सही ऑप्शन तक पहुँचना है। तो आप नदी के बेसिस पे याद कर लेंगे, आप क्षेत्र के बेस पे याद कर लेंगे, आप राज्य के बेस पे याद कर लेंगे। किसी न किसी एंगल से आप सही ऑप्शन तक पहुँच जाएँगे। फिर हम देख लें जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे आपको मेहरगढ़, तुतकांगेडू, तुतकाकोट, बालाकोट, राना गुंगई, कुल्ली, बेता घाटी का क्षेत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। तब सादात और तबारकोटी। तो बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। फिर आप देखिए सिंध का क्षेत्र, तो आपको क्या मिल रहा है? कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, आली मुराद, चंद हुदड़ो और चूरी रोदड़ो ये स्थान मिल रहे हैं। जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, ये आप ध्यान रखिएगा। रहमान ढेरी और जलीलपुर, ये 2 स्थल जो हैं, इनसे संबंधित सवाल पूछा भी गया है। ये दोनों कहाँ हैं? पंजाब में आप देखिए रोपड़ आपका, चक 86, काड़ा और संगोल ये फेमस है। हरियाणा में आप देखिएगा राखीगढ़ी और राखीगढ़ी भी कौन-सा स्थल है? पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल। यानी एक ही तथ्य को कई बार कई जगहों पे लिखा, जिससे कहीं से भी आपको याद हो जाए तो आप एग्ज़ाम में सही कर ले जाएँ। हरियाणा का ही आप देखिएगा बनवाली, मिठाथल, दौलतपुर और रिसवल है। जम्मू कश्मीर में आप ध्यान रखिएगा मांडा और मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी ठीक, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ऐसे ही आप रिपीटेड वे में भी याद उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो आपको आलमगीरपुर मिल रहा है, बड़ा गाँव और हुलास। और हुलास कहाँ पे है? सहारनपुर में। ये स्थल है यूपी के जो बहुत फेमस है। गुजरात में हम देखेंगे तो 2 क्षेत्र है, एक आपका काठियावाड़ का क्षेत्र है और एक आपका कच्छ की रन वाला क्षेत्र। काठियावाड़ में आपको क्या मिलेगा? लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास पटन और कच्छ के रण में आपको क्या मिलेगा? धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा। ये वो फेमस स्थल है। तो गुजरात में काठियावाड़ के क्षेत्र में और कच्छ की रण, इन दोनों क्षेत्रों में आपको स्थल मिलेंगे। काठियावाड़ में जो क्षेत्र मिलेंगे लोथल, रंगपुर, रोजड़ी और प्रभास पाटन। कच्छ केरल में जो आपको मिल रहा है वो धौलावीर, देशलपुर और सुरकोटदा। ये स्थल आप याद रखेंगे। राजस्थान का जो कालीबंगन क्षेत्र इसको भी आप याद रखें। तो देखिए जो आपका ये पिछला वाला चार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है और खासकर इस पे नदियों वाले पार्ट पे आप फोकस रखिएगा और उत्खननकर्ता पे फोकस रखिएगा। जब आपसे एरिया वाइज़ पूछा जाएगा तो इस वाले चार्ट को आप ध्यान रखिए। एरिया वाइज़ भी आप कवर कर ले जाएँगे। तो इस वाले चार्ट या इस वाले चार्ट दोनों में से कहीं एक जगह कनेक्ट करके आप सही ऑप्शन तक पहुँच जाएँगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपको याद क्योंकि हर आदमी की याद करने की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना तरीका। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में अगर सफल होना है, तो आपको अपने तरीके पे ध्यान दें। इस तरीके से ज़्यादा याद आप कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वाले वीडियो में हमने काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख ली है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं छोटे रखूँगा जिससे वो आसानी से याद हो जाए। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं वो थोड़ा बड़े होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में ना समझाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो स्किप कर जाएगा या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका हिस्ट्री का कभी बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिन्होंने इतिहास को कभी पढ़ा नहीं है, उनको पढ़ाया नहीं गया है। तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर डिटेल में वैचारिक वाला जो पार्ट है उसको ना कराया जाए। स्थल वाले पार्ट छोटे रखे जाएँगे क्योंकि इसमें बहुत छोटे में ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। इसलिए फैक्ट वाले वीडियो है वो थोड़ा छोटे रहेंगे। तो आशा करता हूँ मैंने जितना बताने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच को बना सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।